हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो हमारी चल रही है 6th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो चुकी है 6th क्लास की। जल्द ही हम ये चीज़ें ज्योग्राफी क्लासेस नहीं लेंगे, जिससे कि हिस्ट्री और पॉलिटी को जल्द से फिनिश कर पाएँ और फिर तीनों 7th क्लास की स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो 5 चैप्टर था, उसका मैंने एक पार्ट करवा दिया था। आज हमारा इसका दूसरा पार्ट है। तो छोटे छोटे पार्ट में करा रहे हैं, जिससे कि हर चीज़ को क्लियर करते हुए समझते हुए चलना है। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनते हैं और जब हम एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, आज हमें पढ़ना है अपने मगध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मगध के बारे में। मगध क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 49 यानी 49 में मगध को ढूंढो। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें मानचित्र नंबर 4 और प्रश्न नंबर 49 में आपको एक मानचित्र मिलेगा, जिसमें आपको क्या देखना है, मगध को देखना है। ठीक है, मैं फिर से वो मैप लगाना भूल गई गाइस, मैं वो मैप आपको डाल दूंगी ध्यान से, और अगर मुझे याद ना रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कितने साल में मगध महत्वपूर्ण जनपद बन गया? तो 200 साल के भीतर मगध क्या बन गया? इम्पोर्टेंट जनपद बन गया। क्यों? वहाँ पे क्या था, गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। तो कौन सी नदियाँ मगध से होकर बहती थी? तो गंगा और सोन नदियाँ बहती थी। और इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे क्या था, यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। कौन? वो नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का एक हिस्सा क्या था? मगध का एक हिस्सा तुम्हारा किससे भरा हुआ था? वो जंगलों से भरा हुआ था। और वहाँ पे क्या पाए जाते थे? वहाँ पे हाथी पाए जाते थे। तो आप कहोगे हाथी का क्या काम होता है? तो हाथी का काम बहुत होता है, क्योंकि हाथी को प्रशिक्षित करके, यानी कि उनको पढ़ा लिखा कर क्या करते थे वो लोग, सेना में, अपनी सेना में भर्ती करते थे, यानी कि सेना में काम के लिए लगाया जाता था। हाथी को प्रशिक्षित करता था, यही प्रशिक्षित करके। ठीक है, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए क्या लाई जाती थी? लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या मिला है? इसके अलावा इस क्षेत्र में लौ एस की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी हुई हैं। तो क्या मिली हैं आपको? लौ एस की खदानें मिली हुई हैं, जो कि औजार और हथियार बनाने के लिए क्या होती हैं? बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है मगध इम्पोर्टेंट क्यों है, मगध में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मगध शक्तिशाली था? तो नंबर 1, मगध क्या है? मगध में क्या मगध से 2 नदियाँ होकर गुजरती हैं। वो कौन कौन सी? क्वेश्चन आएगा, मगध से 2 नदियाँ होकर गुजरती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी गंगा और सोन नदी। ठीक है, मगध का शक्तिशाली बनने के पीछे एक और रीज़न पूछेगा देगा कि मगध में जंगल पाए जाते थे, जिनमें हाथी पाए जाते थे। तो ये मगध के शक्तिशाली का एक क्या था, एक जरिया था शक्तिशाली होने का। तो ये भी आपका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। फिर कहेगा कि मगध में लौ एस की खदानें थी, इसलिए मगध को क्या हुआ, मगध को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया, यानी कि मगध एक शक्तिशाली गढ़ बन गया। तो ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोएस की भी खदानें मिली हैं, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ मिली हैं जिससे रथ और गाड़ियाँ बनाई जाती थी। तो मगध की विशेषता क्या थी? ध्यान से सुनना। मगध में गंगा और सोन नदी बहती थी, गंगा और सोन नदी थी, और मगध में घने जंगल थे जिसमें हाथी पाए जाते, हाथी को प्रशिक्षित किया जाता था। और मगध में क्या हुआ, लोएस मिले जिससे मजबूत औजार और हथियार बनाए गए, और मगध से लकड़ियाँ मिली जिनसे जंगलों घर और गाड़ियाँ, रथ बनाए गए। ये सब चीज़ें क्या थी, मगध की लिए उपयोगी थी। इससे क्या हुआ, हमारा मगध क्या हुआ, और शक्तिशाली बन गया। ठीक है, यानी कि सोर्स बहुत थे मगध में। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। मगध में 2 क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। शासक तो और थे, पर 2 शक्तिशाली थे। कौन से? बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु या अजातशत्रु ऐसा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये दोनों जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, अगर क्वेश्चन आता है कि मगध के 2 महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि महापद्मनंद
कौन? महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो तो दो थे, पर एक महापद्मानंद भी एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसने क्या किया? उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर से पश्चिम भाग तक फैला लिया था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अपने मगध को उत्तर से पश्चिम तक किसने फैलाया था, तो वो हो जाएंगे आपके महापद्मानंद जी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्तर से पश्चिम तक यहाँ उन्होंने अपना पूरा राज फैला रखा था। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपने पूरा राज का विस्तार कर रखा था। किसने? महापद्मानंद ने। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में राजगिरी, बिहार में क्या है? राजगिरी है, आधुनिक राजगीर, आधुनिक प्रेजेंट में क्या कहते हैं? राजगीर कई सालों तक क्या रही? मगध की राजधानी रही। तो राजगिरी क्या थी? मगध की राजधानी थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा मगध की राजधानी कौन थी? तो राजगिरी थी। फिर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। उसके बाद कौन बनी? उसके बाद आपकी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन जाती है। तो पहली थी राजगिरी और दूसरी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है पहली और दूसरी से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो लैंग्वेज घुमाने का मतलब क्या है? लैंग्वेज यही घूमती है। वो कहेगा मगध की राजधानी राजगिरी थी, हाँ थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, हाँ थी। अगर वो पूछता है कि मगध की राजधानी मतलब क्रम से लगाइए, तो पहले राजगिरी आ जाएगा, फिर पाटलिपुत्र आ जाएगा। तो ये उसने क्या किया? चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपने क्या किया? उसकी लैंग्वेज को पकड़ा और अपना आंसर सही दे दिया। ठीक है, तो पहली राजधानी आपकी राजगिरी हो जाएगी, दूसरी पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है 2300 साल से भी पहले की बात है, किसका? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। 2300 साल पहले की बात है। कब की बात है? 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा कौन था? सिकंदर। क्या करना चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था। ठीक, क्या करना चाह रहा था? विश्व विजय करना चाह रहा था। और पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जो मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था वो क्या कर रहा था? विश्व विजय करना चाहता था। वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, लेकिन वह फिर भी क्या? मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतकर, किसको? मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और तुरंत उसने क्या किया? भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे आ पहुंचा। कब की बात है? 2300 साल पहले की बात है। किसकी बात हो रही है? सिकंदर की। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था। वो क्या करना चाहता था? वो विश्व विजय करना चाहता था। ठीक है, लेकिन वो अभी अपने ही क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। ठीक है, वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, यानी कि मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ ही राज्य जीत पाए थे उसने, और वो उसने क्या किया? भारत की ओर बढ़ गया। भारत आया। भारत के उपमहाद्वीप में कहाँ तक आया? ब्यास नदी तक आया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो क्या हुआ? मगध पर जब आक्रमण करना चाहा तो उसके सैनिकों ने, सिपाहियों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास क्या है? पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेनाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से अगर क्वेश्चन बनता है कि किसके सिपाहियों ने मगध से आक्रमण करने के लिए मना कर दिया था, तो वो हो जाएगा मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। ठीक है, वो भारत कहाँ तक पहुंचा था? किस नदी तक? क्वेश्चन बनेगा मैसिडोनिया का राजा सिकंदर भारत में किस नदी तक पहुंच पाया था? तो वहाँ पे ब्यास, सतलज, रापी सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप हमारी क्लास से पढ़ रहे हो। हर कंफ्यूजन को इस क्लास में दूर किया जाता है। तो वो क्या होगी? ब्यास नदी के किनारे तक आया था। आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि उसके सिपाहियों ने मना कर दिया था। कि क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उन्हें पता था भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेनाएं होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, और मैंने स्टार भी लगा दिया है। आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने मगध के बारे में पढ़ा। मगध के बारे में क्या पढ़ा वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मगध में क्या था? मगध में एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। देखो आपको हर चीज़ लर्न करना है और समझना है। तो मगध में क्या था? मगध शक्तिशाली हुआ। ठीक है, मगध शक्तिशाली हुआ 200 साल के अंदर। पर क्यों हुआ? क्या चीज़ें थी वहाँ पे? तो वहाँ पे क्या थे? वहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी नदी थी? गंगा और सोन नदी। कौन सी नदी? आपकी गंगा और सोन नदी वहाँ से बहती थी। ठीक है, जब गंगा और सोन नदी वहाँ से बहती थी तो वहाँ के खेती उपजाऊ होगी, यातायात के साधन, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे क्या थे? वहाँ पे घने
जंगल थे। ठीक है, घने जंगल। आप कहोगे घने जंगल क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्यों? वहाँ पे घने जंगल में क्या होते थे? हाथी होते थे। हाथी को क्या करते थे? प्रशिक्षण करवा के क्या करते थे? सेना में भर्ती करवा लेते थे। और घने जंगल में क्या मिलती थी उनको? लकड़ी मिलती थी। क्या मिलती थी? लकड़ी मिलती थी। और लकड़ी की इम्पोर्टेंस क्या थी? लकड़ी से क्या करते थे वो? रथ और घर और ये चीज़ें बनाते थे। फिर एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या थी वहाँ पे? लौ की क्या थी? लोह की खदान थी। तो जब लोहा की खदान ही होगी वहाँ पे तो वो क्या करेंगे उससे? वो उनसे क्या करेंगे? हथियार और औजार बना लेंगे। ठीक है, हथियार और औजार बना लेंगे। ये भी क्या है? शक्तिशाली होने का केंद्र बिंदु। फिर वहाँ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे? तो राजा आपको पता है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु हो जाता है एक, आप हो जाते हैं एक आपके बिंदुसार हो जाते हैं। बिंदुसार, एक मिनट, कौन कौन हो जाते हैं? अजातशत्रु और बिंदुसार हो जाते हैं। सॉरी, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी। ये कंफ्यूजन आपको भी नहीं रखनी है, इसलिए मैं चीज़ें क्लियर कर रही थी। बिंदुसार नहीं, बिंबसार। ठीक है, मगध का राजा कौन है? मगध का राजा आपका बिंबसार हो जाता है। कौन हो जाता है? बिंबसार। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट राजा अजातशत्रु और बिंबसार। ठीक है, अब दो ही राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और राजा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो राजा है आपका कौन? वो राजा हो जाता है आपका महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। ठीक है, इसने क्या किया था बताइए? इसने क्या किया था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे महापद्मनंद ने क्या किया था। ठीक है, फिर क्या है? मगध की पहली राजधानी कौन सी हो जाती है? राजगृह हो जाती है। पहली राजधानी आपकी राजगृह हो जाती है। और बाद में कौन सी हो जाती है? पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इम्पोर्टेंट क्या था? फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? मैसेडोनिया के राजा सिकंदर के बारे में पढ़ा। सिकंदर क्या करना चाहता था बताइए? सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वो अपने मिस्र और एशिया देशों में कुछ ही जगह जीता था और उसने क्या किया? उसके अंदर हलचल भड़बड़ाहट सी होगी कि कब मैं कहाँ पहुँचूँ? भारत पहुँचूँ। भारत में कहाँ तक पहुँचा वो? ब्यास नदी तक पहुँचा। वहाँ आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो जानते थे कि भारत के राजाओं के पास बहुत ही बड़ी पैदल सेना और रथ सेना और ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस डर से वो क्या हुआ? भारत व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा सिकंदर। तो ये थी मगध की क्या चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, और मैंने वो पूछा था महापद्मनंद ने क्या किया था? तो महापद्मनंद ने अपने राज्य को कहाँ से कहाँ तक फैलाया था? उत्तर पश्चिम के पूरे एरिया में फैलाया हुआ था। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब आप बात करेंगे अपने बज्जी के बारे में। ठीक है, अभी मगध पढ़ा, अब बज्जी पढ़ते हैं। बज्जी में क्या है? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है, उसके नज़दीक ही क्या था? बज्जी राज था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ध्यान रखेंगे, ये राजधानियों से क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, ऐसे बज्जी लिखना है एक साइड और एक साइड क्या लिख लेना है? वैशाली। ठीक है, आपको नोट्स बनाने आते होंगे। यहाँ पे राज्य और यहाँ पे राजधानी डाल लेना और ऐसे लिख के लर्न कर लेना। छोटे से नोट बना लेना जिससे आपको क्या हो? रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली यानी कि बिहार। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। क्या थी? अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे क्या कहते थे? गढ़ और संघ कहते थे। गढ़ और संघ क्या होते हैं? तो ये लिखा है गढ़ और संघ के बारे में क्या होते हैं। तो गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले एक समूह के लिए किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, आपको ये देखना पड़ेगा। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। फिर संघ की बात आती है। संघ अर्थात संगठन या सभा। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन या सभा। ठीक है, और गढ़ का मतलब क्या होता है? गढ़ का मतलब होता है क्या? गढ़ शब्द का अर्थ होता है कई सदस्यों वाली क्या? सभा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। गढ़ का मतलब, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। जो गढ़ और संघ था उसमें क्या थे? कई शासक होते थे। कितने शासक होते थे? कई शासक होते थे। ठीक है, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जो गढ़ और संघ थे क्या थे? कई शासक होते थे इनमें। और कभी कभी क्या करते थे ये लोग? एक साथ शासन करते थे और उसमें क्या होता था? जो वहाँ
वो लोग होते थे वो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता। जो उस गढ़ या संघ में शासक होता था वो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। ठीक है, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। कई जो विभिन्न अनुष्ठान है या कुछ काम है, तो जब भाई एक संस्था के सदस्य हैं तो वो एक साथ ही काम करेंगे, ये तो आपको क्लियर है, पता है। ठीक है, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। ठीक है, क्या करते थे ये सभी, यानी गण संघ में कई शासक होते थे और ये प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, इसका गण संघ का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। ठीक है, ये एक साथ अपने अनुष्ठान संपन्न करते थे, सभाएं करते थे, बैठकर बातचीत करते थे और क्या कैसे करना है इस बारे में बात करते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर क्या करते थे, चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो इम्पोर्टेंट है कि बज्जी की जो सभाएं होती थी उसमें स्त्री, दास, कर्मकार हिस्सा लेते थे, तो वो हिस्सा नहीं लेते थे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं पे फोकस रखना आप लोग। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिला है। जो बुद्ध और महावीर हैं वो क्या है, गण और संघ से संबंधित है और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला है। पर हम इसमें किस में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट लेसन में, यानी कि लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। ध्यान रखेंगे, जो बज्जी संघ है उसका वर्णन कहाँ मिला है, वो वर्णन हमें मिला है दीर्घ निकाय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीर्घ निकाय क्या है, दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ध्यान रखेंगे, दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के क्या है, कई व्याख्यान यानी कि भाषण दिए हुए हैं और ये कब, करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बज्जी संघ का वर्णन किस में मिलता है, दीर्घ निकाय में मिलता है। दीर्घ निकाय को 2300 साल पहले लिखा गया था। ये बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अजातशत्रु और बज्जी संघ, यानी कि जो अजातशत्रु था वो बज्जी संघ में कौन था, अजातशत्रु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। जो अजातशत्रु था वो क्या करना चाहता था, बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वश्याकार, तो क्वेश्चन आएगा कि वश्याकार क्या था, वश्याकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, जो बज्जी संघ पर कौन आक्रमण करना चाहता था, अजातशत्रु। अजातशत्रु का मंत्री कौन था, वश्याकार था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्याकार को किसके पास सलाह लेने के लिए भेजा, तो वो बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। एक लाइन से 3-3 क्वेश्चन गाइस बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बज्जी में सभाएं नियमित होती हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि क्या बज्जी में सभाएं नियमित होती हैं तथा उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जो सभाएं होती हैं तो उनमें क्या है, जो सभाएं हैं नियमित होती हैं। क्या उनमें सभी सदस्य क्या है, नियमित यानी कि रेगुलर रूप से उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक क्या क्या करते रहेंगे, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। वे पूर्ण और नियमित सभाएं करेंगे जब तक वो क्या रहेंगे, जब तक क्या उन्नति करेंगे। आपस में मिलजुल कर रहेंगे तब तक उन्नति करेंगे, यानी कि एकता में शक्ति है, तो पता ही है। पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे तब भी वो उन्नति करेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे तब भी ये चीज़ें क्या, ये लोग उन्नति करेंगे। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, पता है मुझे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अच्छे से समझा रही हूँ मैं। और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाता है, कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रूल बताया उन्होंने, नेक्स्ट रूल बताया कि बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, यानी कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक क्या होगा, तब तक उनका क्या कहाँ के वासी थे ये लोग, ध्यान रखेंगे। तो तब तक वहाँ के कहाँ के बज्जी वासी क्या करेंगे, उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है,
देखो, चीज़ों को क्लियर करना है, बहुत अच्छे से करना है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट देना है, क्योंकि आपके कमेंट से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे बढ़ाने का मन करता है, पता चलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ, जब तक आप लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जो शक्तिशाली राजा थे जो इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल तक चलता रहा। बहुत से राजा थे जो इन संघों को जीतना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद 1500 साल तक ये संघों का राज चलता रहा। ठीक है, उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त की, उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। ठीक है, तो जो गढ़ और संघ थे उन पर किन किन शासकों ने विजय प्राप्त की, तो वो थे आपके गुप्तास। ठीक, गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पे विजय प्राप्त की, जिसके बारे में हम लेसन 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्यंत मतलब अन्य चीज़ें, अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एटलस में ढूंढो, किसे ढूंढना है आपको, यूनान और एथेंस को। ठीक है, यूनान और एथेंस को ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे क्या कहते थे, प्रजातंत्र और गणतंत्र। अगर क्वेश्चन आता है कि 2500 साल पहले किसने प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसी शासन व्यवस्था की स्थापना की, तो वो हो जाएंगे आपके एथेंस के लोग। जस्ट उल्टा पूछ सकता है, एथेंस के लोगों ने किस तरह की शासन व्यवस्था की स्थापना की, तो वो होती है आपकी प्रजातंत्र और गणतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह व्यवस्था लगभग कितने सालों तक चली, तो यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। इसमें 30 साल के ऊपर सभी पुरुषों और पूर्ण नागरिक, जो 30 साल के ऊपर पुरुष थे उनको क्या थी, पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, बट जो दास थे उन्हें पूर्ण नागरिकता नहीं, उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो एथेंस था वहाँ पे क्या था, जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको, सभी को क्या थी, पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, पर जो दास थे दास को नहीं, दास लोगों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। जो वहाँ एक सभा थी तो महत्वपूर्ण निर्णय के लिए साल भर में कितनी बार बुलाई जाती थी, 40 बार में बुलाई जाती थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस सभा में क्या होता था, इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। जिन्हें नागरिकता प्राप्त थी वो सभी नागरिक क्या करते थे, इस सभा में भाग लेते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी द्वारा की जाती थी। जो शासन में पद चल रहे थे उन पर कई नियुक्तियां किससे की जाती थी, लॉटरी यानी कि पर्ची डालकर पर्ची उठाना, इस तरह की लॉटरियां होती हैं जिससे पदों की नियुक्ति की जाती थी। कहाँ पर, एथेंस में। आगे बढ़ेंगे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जिन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी वो लोग क्या करते थे, वो लोग सेना और नौसेना में उन्हें क्या करनी पड़ती थी, सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। औरतों को भी नागरिकता का दर्जा प्राप्त नहीं था। यहाँ भी औरतों को नागरिकता का दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, व्यापारी, शिल्पकार और के रूप में एथेंस में रहने वाले, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को नागरिकता का अधिकार नहीं था। तो व्यापारी और शिल्पकारों को भी क्या है, नागरिकता का अधिकार नहीं था। एथेंस में खदानों, देखो एथेंस में खदानों, खेतों और घरों, कार्यालयों में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो एथेंस में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, एथेंस की कब की बात है, 2300 साल पहले की बात है। यहाँ पर किस तरह की शासन व्यवस्था थी, तो यहाँ पर आपकी प्रजातंत्र और राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी। कैसी, राजतंत्र की शासन व्यवस्था थी। और क्या था, यहाँ पे जितने भी 30 साल के पुरुष थे उन्हें क्या थी, 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को क्या थी, नागरिकता प्राप्त थी, पर दास को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, किनको किनको नागरिकता प्राप्त नहीं थी, तो उसमें कौन हो जाते हैं, आपके दास हो जाते हैं, फिर आपकी स्त्रियां हो जाती हैं, उन्हें नहीं थी, और व्यापारी हो जाते हैं, व्यापारियों को, और खदान खोदने वालों को, खेतों में काम करने वालों को, और कार्यालयों में काम करने वालों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बॉक्स ही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे ये इम्पोर्टेंट शब्द दिए रहते हैं। ये शब्द किस लिए काम आते हैं, तो ये शब्द हमारी एनसीईआरटी में
के लेसन को रिकॉल करने में काम आते हैं। कैसे? जैसे कि हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा, राजा के बारे में पढ़ा, अश्वमेध याग के बारे में पढ़ा, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा, जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा, किलेबंदी क्या थी, सेना क्या था, कर क्या था, पौधारोपण क्या थे, गण संघ क्या थे और प्रजातंत्र क्या थी, इन सब के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। अब आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की बारी। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स जिसे हमें लर्न रखना है, याद रखना है। तो नए शासक कब आए? 3000 साल पहले आए। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन कब हुआ? तो सिकंदर का जो आक्रमण था वो भी 2300 साल पहले हुआ। और दीघ निकाय का जो लेखन था, दीघ निकाय कब लिखा गया? 2300 साल पहले। गण और संघ राज्यों का अंत कब हुआ? 1500 साल पहले। तो ये डेट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक और क्या करना है, आपको शेयर करना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है आपका कमेंट, जो कि हमें मोटिवेशन देता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है और कुछ नहीं करनी है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।